नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, आप जीके जीएस में अगर महारत हासिल करना चाहते हैं तो ये सीरीज आप लोग जरूर फॉलो करिए। जीके जीएस के रामबाण का सीरीज है, इसका हम 32वां लेक्चर लेकर हाजिर हैं आप लोगों के सामने। तो इससे पहले के लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारी वीडियो पड़ी है, ध्यान से देखिए और अपना नोट्स साथ में जरूर बनाते चलिए और उसको लगातार रिवाइज करिए, क्योंकि हम इसमें विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न को डिस्कस करते हैं, जो कि जैसे एग्जामिनेशन डीएफसीसीएल का सीबीटी 2 होने वाला है, सीजीपी डीटीएम, एसएससी जेई, क्योंकि इसको हम टीसीएस स्पेशल रखने की कोशिश करते हैं। और देखिए, पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके पास भी किसी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो gkafairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 466 है और देखिए किस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो एसएससी जीडी 12 फरवरी 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पर एक सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है। इनमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से एक है सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है, जिसकी उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप में हुई है। तो भारतीय उपमहाद्वीप यानी कि इंडियन सब कंटिनेंट में हुआ है। तो उसका नाम दोस्तों पूछा गया है। तो दोस्तों, उसका नाम है कव्वाली। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा, ध्यान रखिएगा, कव्वाली इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए, जो ऑप्शन डी में कजरी है, तो कजरी दोस्तों इसका जो मतलब है भोजपुरी मतलब है कजरा, कजरा से उत्पन्न हुआ है और ये अर्धशास्त्रीय गायन है। कैसा है? अर्धशास्त्रीय गायन है, जो कि बिहार और यूपी में प्रचलित है। तो ध्यान रखिएगा, कजरी बेसिकली बिहार से प्रचलित है और इसको यूपी के कुछ जो पूर्वांचल क्षेत्र उसमें वहाँ भी ये जो है गाया जाता है कजरी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा, कव्वाली। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सरकार की प्राप्तियां हैं जो प्रतिदेय नहीं है। प्रतिदेय नहीं है यानी कि नॉन रिडीमेबल है। ध्यान रखिएगा, नॉन रिडीमेबल है यानी कि जो प्रतिदेय नहीं है, यानी कि अप्रतिदेय है। तो सरकार की वैसी प्राप्तियां जो है क्या कहलाती है? तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि वैसी प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियां बोलते हैं, यानी कि रेवेन्यू रेसिप्ट बोलते हैं। करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा, ध्यान रखिएगा, रेवेन्यू रेसिप्ट इसको बोलते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि पत्ती की निचली सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जो आपने इस तरह से अगर देखा होगा कि पत्ती अगर होता है तो इस तरह से इसमें छोटे छोटे जो है छिद्र होते हैं, तो उस छोटे छोटे छिद्र को बोलते हैं रंध्र, यानी कि स्टोमेटा बोलते हैं। करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा, ध्यान रखिएगा, स्टोमेटा यानी रंध्र इसको बोलते हैं, छोटे छोटे छिद्र को। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू और कश्मीर के खानाबदोश इनमें से कौन से हैं? तो देखिए, जम्मू और कश्मीर के खानाबदोश जो हैं वो हैं गुज्जर बकरवाल। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा, गुज्जर बकरवाल जो है वो जम्मू कश्मीर के खानाबदोश हैं, यानी कि नोमैड हैं जम्मू कश्मीर के। अब देखिए, यहाँ पर जो है भोटिया, ऑप्शन ए में जो भोटिया है वो उत्तराखंड और सिक्किम की जनजाति समूह का नाम है। जैसे आपने एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी बाइचिंग भूटिया का नाम सुना होगा, जो कि ये कहाँ से, सिक्किम से बिलोंग करते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पर जो गद्दी हैं वो हिमाचल प्रदेश से हैं। गद्दी जो है बिलोंग करते हैं हिमाचल प्रदेश से। और शेरपा जो है यहाँ पर आपको जो ऑप्शन सी में दिख रहा है वो स्थानीय समूह है, जो कि नेपाल और हिमालय के में अवस्थित हैं। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा डी, गुज्जर बकरवाल। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एनएचपीसी जेई में पूछा गया था 6 अप्रैल 2022 को सेकंड शिफ्ट में, कि लक्षद्वीप जो यहाँ पर किसके अधिकार क्षेत्र में आता है। तो बेसिकली हाई कोर्ट के बारे में पूछा गया, यानी कि उच्च न्यायालय जो लक्षद्वीप है वो किसके ज्यूरिडिक्शंस में आता है। तो दोस्तों, एक केरल उच्च न्यायालय के जो है यहाँ पर क्षेत्र में आता है। जैसा कि आप भारत के अगर मैप इस तरह से बनाएंगे तो यहाँ पर जो है आपको केरल है और यहीं जो है आपको लक्षद्वीप है, जो कि यहाँ पर अरब सागर में है। तो केरल उच्च न्यायालय के ज्यूरिडिक्शंस में ही लक्षद्वीप आता है। तो लक्षद्वीप का राजधानी है कवारती, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए, भारत में वर्तमान में अभी 25 जो है यहाँ पर हाई कोर्ट है। कितने हाई कोर्ट हैं? 25 है। और क्या सभी राज्य के पास एक अपना जो है हाई कोर्ट है? नहीं, क्योंकि भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है और कुल हाई कोर्ट की संख्या सिर्फ 25 है। तो इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि अलग अलग ज्यूरिडिक्शन क्षेत्र होते हैं। अब देखिए, दादर नगर हवेली दमन दीव जो यूटी है वो बम्बई जो है हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शंस में आती है। और अंडमान जो यहाँ पर आपको बंगाल की खाड़ी में अंडमान जो है, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो कलकत्ता के ज्यूरिडिक्शंस में आता है। और पुडुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, वो मद्रास हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शंस में आती है, यानी कि अधिकार क्षेत्र में आती है। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण
यानी कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के नाम से भी इसको जानते हैं, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में बोलते हैं NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो अधिनियम जो है किस वर्ष जो है पास किया गया था? तो देखिए 18 अक्टूबर 2010। तो 2010 की अधिनियम है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि NGT एक्ट 2010 का है, 2010 का है और यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है। और इसके अभी जो यहाँ पर जो हेड हैं NGT के वो हैं आदर्श कुमार गोयल, इसको भी ध्यान रखिएगा। और देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि हरित जो है यहाँ पर बनाए रखने में जो है ये आपको मदद करता है, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथा मैसूर युद्ध जनरल लॉर्ड जो है मॉर्निंगटन के नेतृत्व में और यहाँ पर टिप्पू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। तो ध्यान रखिएगा टिप्पू सुल्तान इसका सही उत्तर होगा, यानी कि फोर्थ मैसूर वार वाज फाउट बिटवीन टिप्पू सुल्तान एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर जनरल लॉर्ड मॉर्निंगटन। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और टिप्पू सुल्तान यानी कि मैसूर के शासक के बीच में हुआ था। और ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया था? तो लॉर्ड मॉर्निंगटन ने किया था, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब ये युद्ध जो है लड़ा कब गया था? तो दोस्तों 1798 से 99 के बीच में ये लड़ाई हुई थी और इसी में जो है टिप्पू सुल्तान को यहाँ पर जो है मृत्यु हो गई थी। इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ओपन मार्केट जो है क्रिएशन का एक प्रकार है? क्या है? तो ओपन मार्केट क्रिएशन, ध्यान रखिएगा ओपन मार्केट क्रिएशन का एक प्रकार इसमें से कौन सा है? तो इस तरह से थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं कि इसका जो है एक्सपेंशनरी इसका सही उत्तर होगा, यानी कि विस्तारवादी इसका सही उत्तर होगा। सही उत्तर इसका सी सही हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि व्यापारिक उद्देश्य के लिए, किसके उद्देश्य के लिए? तो व्यापारिक उद्देश्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सभी देशों को समान अवसर प्रदान करके सभी बहुपक्षीय व्यापार समझौते को प्रशासित करने के लिए किस संगठन की स्थापना की गई? तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि पहले था GATT यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। फिर जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 1 जनवरी ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना की गई थी। क्यों इसको बदलने की आवश्यकता पड़ी? क्योंकि GATT में सिर्फ और सिर्फ जो है गुड्स की बात की जाती थी, यानी कि माल की बात की जाती थी। तो और यहाँ पर जो WTO बना तो उसमें सर्विस की भी बात की जाने लगी, तो इसलिए WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई। तो इसको ध्यान रखिएगा, जो कि सभी व्यापारिक देशों को यहाँ पर समान अवसर यानी कि जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है प्रदान करती है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रतापगढ़ की लड़ाई, कोल्हापुर की लड़ाई, पवनखंड की लड़ाई और विशालगढ़ की लड़ाई ये किस राजवंश से संबंधित है? तो देखिए प्रतापगढ़ की लड़ाई, कोल्हापुर की लड़ाई, पवनखंड की लड़ाई, विशालगढ़ की लड़ाई सभी जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मराठा राजवंश से संबंधित है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, मराठा राजवंश इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए मराठा जो यहाँ पर राजवंश था वो 1674 से लेके यहाँ पर ध्यान रख लेना है कि 1818 तक थी और यहाँ पर इनका पतन हो गया। कब? जब यहाँ पर जो है पेशवा बाजीराव द्वितीय की हार हो गई। ध्यान रखिएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय की हार हो गई। और देखिए मराठा वंश की स्थापना किसने की थी? तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा राजवंश के यहाँ पर जो है बनाए थे और इनका पतन जो है पेशवा बाजीराव द्वितीय की हार के बाद हो गई। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मैन ईटर्स ऑफ कुमाई पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक है द मैन ईटर्स ऑफ कुमाई। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो जिम कॉर्बेट ने लिखे हैं। करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा। अब देखिए जिम कॉर्बेट इन्हीं के नाम पे जो है उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है बनाया गया था, जिसको अब जो है नया नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क जो है वो जिम कॉर्बेट का नया नाम है और यहाँ जो जिम कॉर्बेट के नाम पे ही ये नेशनल पार्क उत्तराखंड में बनाया गया था। तो कहाँ पर है नेशनल पार्क? उत्तराखंड में है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज्य की त्रिस्तरीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? ध्यान रखिएगा पंचायती राज्य की त्रिस्तरीय योजना कब जो है हुई? तो 2 अक्टूबर 1959 को, यानी कि 1959 इसका सही उत्तर होगा। कब? तो 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के दिन पंचायती राज्य की त्रिस्तरीय योजना।
अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर त्रिस्तरीय जो यहाँ पर है आपको योजना, इसमें जो है 3 जो है यहाँ पर किस तरह से होते हैं, तो पंचायत, यहाँ पर ग्राम पंचायत, ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत पहले आएंगे छोटे स्तर पे, उसके बाद ब्लॉक लेवल पे आएंगे पंचायत समिति, फिर जिला स्तर पे जिला परिषद। तो इस तरह से ग्राम पंचायत, ब्लॉक पे पंचायत समिति और फिर जिला परिषद, तो त्रिस्तरीय जो है इस तरह से आपको ग्रामीण लेवल पे देखने को मिलता है, यानी कि जो है पंचायती राज जो है ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह से देखने को मिलती है। अब देखिए इसको जो है संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, तो इसके लिए जो है 73rd यानी कि 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। ध्यान रखिएगा 1992 में किया गया 73वां ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, और यहाँ पर शहरी क्षेत्रों के लिए 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। और देखिए यहाँ पर इसको लागू कब किया गया, तो 24 अप्रैल, ध्यान रखना है 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। इसलिए हर एक साल जो है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस जो है मनाते हैं। इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो यहाँ पर त्रिस्तरीय जो पंचायती राज थी योजना, उसको जो है यहाँ पर जो है बलवंत राय मेहता समिति के आधार पे जो है इसको गठित किया गया था। तो बलवंत राय मेहता जो है समिति बनी थी 1957 में, तो इन्होंने जो है त्रिस्तरीय पंचायत योजना की यहाँ पर रिकमेंड किए थे। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। अब देखिए प्रथम आधिकारिक राष्ट्रमंडल खेल जो है किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो देखिए 2 खेल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राष्ट्रमंडल खेल जिसको इंग्लिश में कॉमनवेल्थ गेम बोलते हैं, और दूसरा है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एशियन गेम्स। तो एशियन गेम्स की शुरुआत 1951 में हुई थी भारत के नई दिल्ली में एशियन गेम्स 1951 में शुरू की गई थी। राष्ट्रमंडल खेल 1930 में शुरू हुआ था, कहाँ पर, तो कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुआ था। ध्यान रखिएगा पहला जो है राष्ट्रमंडल खेल 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में, जबकि पहला एशियाई खेल भारत के नई दिल्ली में 1951 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए 2022 का राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम यूके में हुआ, और 2026 का जो कॉमनवेल्थ गेम होने वाला है वो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर में होने वाला है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेल्टर बेल्ट का संदर्भ किससे है, तो देखिए शेल्टर बेल्ट का जो संबंध है दोस्तों वो क्या है, प्लांटिंग लाइन ऑफ द ट्री, यानी कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है प्लांटिंग लाइन ऑफ द ट्री, यानी कि वृक्षों की पंक्तियाँ लगाना, ये शेल्टर बेल्ट से संबंधित है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जनसंख्या वृद्धि के 2 घटक हैं, यानी कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसके 2 घटक हैं, 2 कंपोनेंट हैं, कौन कौन से, प्राकृतिक यानी कि नेचुरल एंड इंड्यूस यानी कि प्रेरित। तो इसमें से जो है प्रेरित जनसंख्या वृद्धि की सबसे अच्छी व्याख्या कौन करता है, यानी कि इंड्यूस जो है यहाँ पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको सबसे अच्छी जो है यहाँ पर जो है एक्सप्लेन कौन करता है, तो देखिए इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों को अंदर और बाहर आना जाना जो है यही सबसे अच्छा जो है इंड्यूस्ड पॉपुलेशन ग्रोथ को यहाँ पर प्रदर्शित करता है। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा, इनवर्ड एंड द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द पीपल। तो दोस्तों यहाँ पर जो है 480 क्वेश्चन हो चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी, तो लाइक कर दीजिएगा। ये सीरीज लगातार जारी रहेगी, तो इसको ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।